नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं एक और वीडियो आपको लेके आया हूं और जहां तक है अच्छा फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट्स का और ज़्यादातर स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को। देखिए, करंट अफेयर्स का एक सेशन ऐसा है कि ये कभी भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी पेपर में मान लीजिए आप 25 नंबर का जीएस आ रहा है तो उसमें 25 नंबर के जीएस में अगर 10 नंबर का वो ट्रेडिशनल दे रहा है तो मतलब लगभग 15 नंबर का वो करंट अफेयर्स दे सकता है, या 15 नंबर का ट्रेडिशनल दे रहा है तो 10 नंबर का करंट अफेयर्स दे सकता है। यानी 50% का रेशो, 50 to 60% का रेशो करंट अफेयर्स में चलता है। देखिए, आज की शुरुआत करते हैं अपन जल्दी से। जैसा कि आपके सामने ये जो फैक्ट दिख रहा है, एक टोक्यो मैराथन हुई थी। कौन सी मैराथन हुई थी बेटा? टोक्यो मैराथन हुई थी। और टोक्यो मैराथन की अगर अपन बात करें तो ये जो टोक्यो मैराथन है, आपको मालूम है जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। मार्च 2020 को टोक्यो मैराथन जापान में संपन्न हुई और इस मैराथन में पुरुष एलीट वर्ग में इथोपिया के धावक बिरहानू लेगीज ने यह मैराथन 2 घंटे 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी की है। तो भाई यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो पेपर में ये बनेगा कि अभी हाल ही में मार्च 2020 में जो टोक्यो मैराथन हुआ था उसके विजेता का नाम क्या है। ठीक है, उसमें विजेता कौन बना था। तो ये जो टोक्यो मैराथन है 2020, उसमें विजेता का जो नाम है वो है बिरहानू लेगीज। क्या नाम दिख रहा है बेटे? बिरहानू लेगीज। अब देखो क्या होता है, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि सर इतनी सारी कनेक्टिविटी बता देते हैं, इतनी सारे चीज़ों को हम कहाँ तक याद रखेंगे, हम ट्रिक को कहाँ तक याद रखेंगे। तो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सब कनेक्टिविटी है। दूसरा रहा याद करने की बात, तो अगर आप नॉर्मली कोई चीज़ पढ़ते हो तो भी कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ते हो 5-7 बार आपको फिर भी उस चीज़ का रिविजन करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रिक से या कनेक्टिविटी से कोई चीज़ याद कर रहे हो तो भी 2-4 बार रिविजन करना पड़ेगा। पर याद करने, जो याद रहने का जो रेशो है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली अगर किसी चीज़ को अपन पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं ऐसे ही 2-4 बार 6 बार पढ़ के, तो नॉर्मली वो हमारे माइंड में रहती है 60%। लेकिन कनेक्ट करके आप याद करोगे लगभग 80 to 90% आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। क्वेश्चन को देख के और 4 ऑप्शन को देख के वो चीज़ याद आ जाती है कि मैंने इसको ऐसे पढ़ा था और ऐसे ही याद करा था। ये तुम्हारे दिमाग का काम है यार, रिकॉल करना तुम्हारे दिमाग का काम है। तुम्हारा दिमाग अपने आप उस चीज़ को एडजस्ट करेगा। पर तुम ये मत सोचो कि यार कहाँ तक याद करें, कहाँ तक पढ़ें, क्या होगा। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं मिलने वाले कभी भी। बस अपना कर्तव्य है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अपना काम है कि अपन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में निकालें और जितना हम समय पढ़ाई में निकालेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए एक नाम दिख रहा है टोक्यो मैराथन 2020 का, और उसमें जो विजेता है उसका नाम क्या है? बिरहानू। क्या नाम है? बिरहानू लेगीज। तो बिरहानू लेगीज को अपन को याद रखना है और बिरहानू को याद रखना है थोड़ा सा। तो बिरहानू यानी बुरा मत मानो, बिरहानू यानी कि बुरा मत मानो। हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। 4 ऑप्शन में जब ये डिफिकल्ट नाम दिखेगा, क्योंकि इतना अटपटा नाम है जो एक बार में याद होने वाला नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ बनाकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस मेथड से सेटिस्फाई नहीं है या आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मत करो, आप अपने तरीके से याद कर लो, अपने तरीके से। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा कि नहीं आप इसको कनेक्टिविटी से याद करो। अगर आपको दिक्कत है तो मत करो। नॉर्मली पढ़ के अगर आपको याद हो जाता है, हो सकता है ईश्वर ने आपको सबसे अच्छी बुद्धि दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट याद करो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि टोक्यो मैराथन, ठीक है, टोक्यो को जब भी याद करेंगे तो जब कोई व्यक्ति हमारे सामने से जाता है तो हमारे लिए एक बात आती है और उस व्यक्ति के लिए अपन क्या कह देते हैं, जरा इसको टोक्यो। क्या कह देते हैं बेटे? टोक्यो। तो जब वो एथलीट जीत के आया तो उससे पूछ रहे उसको टोक्यो क्यों? भैया तेरी जो रेस हुई थी उसमें क्या हुआ? इसको टोक्यो, एक अंकल कह रहे हैं इसको टोक्यो, क्या हुआ बेटे इस रेस में? तो बुरहानू यानी मेरा बुरा मत मानो, बस सही सही बताओ कि तुम जीत गए क्या नहीं। उसने बताया अंकल मैं जीत के आया हूँ। ठीक है, तो बिरहानू यानी बुरा मत मानो, बुरहानू बुरा मत मानो, बुरा मानो। ठीक है, बुरा मत मानो। ठीक है, टोक्यो। अगर कोई तुम्हें टोक दे तो उसका बुरा मत मानिए, ऐसे याद कर लो। अगर आप किसी काम से जा रहे हो और कोई व्यक्ति आपको टोक दे
तो उसका बुरा मत मानो, आप उस काम को करो, ये मत सोचो इसने मुझको टोक दिया, वो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टोक्यो मैराथन हुआ था मार्च 2020 में, और इसमें जो विजेता था उसका नाम है बिरहानू लेगीज, और ये इथोपिया के और केन्या के धावक बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं। आपने एक नाम सुना होगा इलियड किपचोगे। बहुत अच्छे धावक है, शानदार धावक है, मुंबई मैराथन भी जीती उन्होंने। इलियड किपचोगे नाम सुना होगा। ठीक है, देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये फैक्ट में केवल इसको याद रखेंगे, और इथोपिया के धावक है। कोई समय वगैरह आपसे पूछने वाला नहीं है कितना समय लगा था, पर नाम ही याद कर लो, आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है कि अपन उस नाम को अच्छे से याद रखें। ठीक है, और इथोपिया के धावक हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं अपन जल्दी से। एक रणजी ट्रॉफी के सत्र में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करता तेज गेंदबाज, यानी कि एक रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छे से ये चीज याद रहेगा, ये नाम कभी वो भूलने वाले नहीं है। और अगर मैच देखा हो तो फिर तो बात ही अलग है ना। तो फैक्ट आया है, वही आपके काम की चीज है, आपको इंटरेस्ट आया होगा क्रिकेट का नाम सुन के। बोले रणजी ट्रॉफी के सत्र में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करता। 4 मार्च 2019 को रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सौराष्ट्र एक टीम है बेटा, सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट, क्या नाम लिखा हुआ है, जयदेव उनादकट हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के सत्र में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करके तेज गेंदबाज, मतलब वो साबित कर दिया उन्होंने कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और उन्होंने विकेट हासिल किए हैं। तो जयदेव उनादकट उनका नाम है। ठीक है, तो देखो ये जो जैसे टीम का नाम है सौराष्ट्र, ऐसी जो रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हमारे इंडिया में लोकल में जो होती है ना, तो नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होता है उसमें एक सेना भी टीम है, उसमें एक इंडिया ए टीम है, इंडिया बी टीम है, इंडिया रेड टीम है, रेलवे टीम है, समझ में आ रहा है ना। वो इनका आपस में कहीं ना कहीं मैचेस होते रहते हैं और उसमें विजेता भी हमें मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज गेंदबाज साबित हुए हैं और इसमें सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने वाले हैं। तो उनका नाम क्या दिख रहा है बेटे आपको, जयदेव उनादकट। ठीक है, जयदेव 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 जयदेव। सोचें, जब उसने जैसे ही ज्यादा सब विकेट लिए तो ये गाना बजने लगा और सब लोग चिल्लाने लगे जयदेव 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 जयदेव। ठीक है, जयदेव उनादकट को याद रखें, जयदेव उनादकट। तो जयदेव उनादकट ने, जयदेव ने यूं हाथ उठाया और एक कट मार दिया बॉल का, और कट मार दिया तो विकेट मिल गया उसको। ठीक है, जयदेव उनादकट को अपन को याद रखना है, जयदेव उनादकट है। जयदेव ने उन हाथों को काट दिया है कि जो बहुत ज्यादा रन बनाते थे, मतलब काटने का मतलब उनको आउट करके उन हाथों को काट दिया। तो जयदेव उनादकट। ठीक है, सोचो कोई आवाज दे रहा है बाउंड्री से खड़े होकर, जयदेव उन हाथ को कट कर, उन हाथ को काट दे जो बहुत अच्छा रन बना रहे हैं। उन हाथ को काटने का मतलब है कि उनका विकेट उड़ा दो, उनको हटा दो, बिल्कुल आउट कर दो उनको। ठीक है, तो जयदेव उनादकट नाम को अगर 2-4 बार इस नाम को आप सोच के, बोल के, रिपीट करके अगर बोलोगे, 100% आपको एक नया नाम, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है एक नए नाम को मस्तिष्क में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर उस नाम को कई बार दोहराओगे तो वो नाम बैठ जाएगा, और एक बार पढ़ के तुमने साइड में रख दिया तो वो याद नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, और जो आपके सामने जो शब्द लिखा हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लिए, कितने लिए बच्चों, 65 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। और उनादकट ने बिशन सिंह बेदी स्पिनर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जिन्होंने रणजी सत्र में 1975 में 64 विकेट हासिल किए थे, और रणजी ट्रॉफी के किसी एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बिहार के आशुतोष अमन स्पिनर के भी नाम दर्ज है, जिन्होंने रणजी सत्र 2018-19 में 68 विकेट हासिल किए थे। तो कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बिहार के आशुतोष अमन स्पिनर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2018-19 में 68 विकेट हासिल किए थे। तो कहीं ना कहीं एक सीजन में, और इसमें लिखा हुआ है कि जयदेव उनादकट ने अभी हाल ही में सौराष्ट्र के कप्तान हैं और एक रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक, पूरी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट 65 विकेट लेने के वाले पहले गेंदबाज बने हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है और रणजी ट्रॉफी का भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बना है। तो भाई
इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हैं, तीनों फॉर्मेट में। लिखा हुआ है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। 21 फरवरी 2020 को टेलर ने यह उपलब्धि भारत के विरुद्ध अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए हासिल किया है। तो कहने का मतलब एक अच्छा नाम है, दिख रहा है अपन को, रॉस टेलर। ठीक है, रॉस टेलर, रॉस टेलर, रॉस टेलर। रॉस को निराश याद करें, निराश टेलर। तो अपन ऐसे याद करेंगे कि ये जब क्रिकेट खेलना सीख रहे थे तो इनके जो कोच थे उन्होंने इनको बहुत निराश किया और इनको ट्रेलर दे दिए। और जब इनको ट्रेलर दिए तो इनको बहुत बुरा लगा, बोला कुछ भी हो जाए मैं इतना अच्छा खिलाड़ी बन के दिखाऊंगा कि कोई कुछ खिला ले मेरे को, चाहे वनडे खिला ले, चाहे टेस्ट खिला ले, T20 खिला ले, कोई भी गेम खिलाएगा ना, मैं रन जबरदस्त बना के आऊंगा। रॉस टेलर, इनका नाम क्या है बच्चों? रॉस टेलर। तो रॉस टेलर को अपन को याद रखना है कि जो रॉस टेलर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मतलब एक प्रदर्शन किया है कि तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं। और किस टीम के लिए खेलते हैं? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को अपन न्यूज से आशा कर सकते हैं कि न्यूज के अंदर ऐसा बता रहे थे कि जी अपने बचपन में बड़े निराश हो रहे थे और इनको बहुत ट्रेलर मिले थे, घर से भी ट्रेलर मिल जाते थे, कप्तान भी उनको ट्रेलर देते थे, कोच भी उनको ट्रेलर देते थे। उनको गुस्सा आ गई और उन्होंने बहुत अच्छा खेलना चालू किया, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेल डाले। तो ये याद रखेंगे। और 21 फरवरी 2020 को ट्रेलर ने यह उपलब्धि भारत के विरुद्ध अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए हासिल की है। तो एक क्वेश्चन यही बनेगा, अभी हाल ही में एक ऐसा खिलाड़ी जिसने तीनों प्रारूपों में लगभग 100 मैच खेलकर एक रिकॉर्ड बना डाला, तो उसका नाम है रॉस टेलर। क्या नाम है? रॉस टेलर। तो इन नामों को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। बस ये है, बस अच्छे से अपने कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे और उसको देखेंगे, बोलेंगे तो स्वाभाविक है वो चीज़ याद होगी। क्योंकि हमारा फोकस पढ़ने पर नहीं बल्कि उस चीज़ को पढ़कर याद करने पर होना चाहिए कि हमें याद आ जाए। अगर हमने सुबह का पढ़ा हमें शाम को याद आएगा, लेकिन सुबह पढ़ा और शाम को हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमने उसको 2-4 दिन तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ा बस, तो वो दिमाग में से निकल जाएगा। सुबह पढ़ा तो फिर शाम को थोड़ा जरूर पढ़ा, यानी 24 घंटे में हमारा दिमाग एक बार रिवीजन मांगता है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ लो, फिर 7 दिन के अंदर हफ्ते में एक बार वो रिवीजन मांग लेता है, यानी 7 दिन के अंदर वो 2-3 बार वो चीज़ पढ़ी होनी चाहिए जो आपने नया पढ़ा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? वीडियोस देखते जाते हैं, किताब के पेज पलटते जाते हैं, नया नया पढ़ते जाते हैं, पर उसको रिपीट कौन करेगा? जब रिपीट करोगे तब वो चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको आप अच्छे से ही ध्यान रखें। और जो भी मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो करते हो और उस हिसाब से चलते हो तो स्वाभाविक है आपकी काफ़ी अच्छी जनरल नॉलेज पर पकड़ रहेगी। और ये बात सही है, 100% किसी को भी याद नहीं रहता है, पर औरों से जो आपका परसेंटेज हो वो औरों से ज़्यादा हो। यानी सामने वाले को अगर 70% याद रहता है तो अगर आपको 90% याद रहता है तो स्वाभाविक है आप उससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे और एक नंबर भी अगर उससे ज़्यादा ले आओगे तो आप उससे आगे माने जाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए औरों से ज़्यादा ही याद करने की अपन को हमेशा कोशिश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी जो बना है उसका नाम क्या है? रॉस टेलर। निराश था और उसको टेलर खाते खाते तीनों प्रारूपों में उसने 100 रन बना डाले। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी, इनका निधन हो गया है। ब्रह्म कुमारी अगर देखा जाए रियल में, अगर आपने कभी इनको सुना हो, इनकी भाषा सुनी हो, रियल में बहुत अद्भुत और जो इतने शांत स्वभाव में ये कहीं ना कहीं उपदेश देती थी, इनको सुना है, मैंने तो सुना है हालांकि। और ब्रह्म कुमारी जी का नाम जो स्वाभाविक है बहुत फेमस है। और इसमें शायद एक शिवानी दीदी हैं, बहुत अच्छा बोलती, शानदार बोलती हैं। तो इसमें 102 साल की उम्र, 102 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का संचालन करने वाली वो पहली महिला। दूसरा एक अपने आप में एक रिकॉर्ड था, राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी। ठीक है, डॉक्टर जानकी। तो डॉक्टर जानकी यानी डॉक्टर जानती थी, डॉक्टर जानती थी कि राजयोगिनी दादी अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं,
हो सकता है वो बच जाए, हम उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। तो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया है। अध्यात्म से संबंधित थी, जैसा कि आपको दिख रहा है 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह 104 वर्ष की थी और वह महिलाओं के द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासक तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो एक ब्रह्म कुमारीज के नाम से एक ग्रुप काम करता है, एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रुप काम करता है, तो उसकी जो प्रमुख थी ये, और इनका नाम है राजयोगिनी दादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर से क्वेश्चन बना सकते हैं कि राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का भी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से जुड़ी हुई थी? वो एक डॉक्टर थी, वे एक लेखिका थी, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता थी, या फिर अध्यात्म से जुड़ी हुई थी? तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन बना सकते हैं, तो अपन इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि रियल में बहुत प्रसिद्ध थी वो इस फील्ड में। अगला फैक्ट है NS विश्वनाथन, ठीक है, विश्वनाथन है और 5 मार्च 2020 को NS विश्वनाथन ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने इन्हें पुनः 1 वर्ष के लिए बतौर डिप्टी गवर्नर सेवा विस्तार दिया था। कहने का मतलब अभी हाल ही में विश्वनाथन ने NS विश्वनाथ ने क्या किया है? NS विश्वनाथ ने रिजर्व बैंक के एक कहीं ना कहीं RBI होगा, IBI नहीं, RBI के डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया है। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अभी हाल ही में विश्वनाथन ने जो अभी इस्तीफा दिया है, तो वो किस पद पर थे? तो RBI के डिप्टी गवर्नर थे। ध्यान रखना, कौन थे? डिप्टी गवर्नर के पद पर थे और नाम क्या है? विश्वनाथन। तो विश्वनाथन यानी विश्व के जो अनाथों को देखकर इन्हें बड़ा तरस आ रहा था कि RBI विश्व के अनाथों को कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने निराश होकर इस्तीफा दे दिया। विश्वनाथन यानी विश्व में अनाथन के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, विश्व में अनाथों के लिए कुछ नहीं दे रही है, इसलिए निराश होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। संजय कुमार पांडा, अच्छा नाम है, याद कर सकते हो। 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार पांडा तुर्की में, ठीक है, तुर्की में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हमारे अलग अलग देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें हम एक अम्बेसडर शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक उच्चायुक्त होते हैं जिसे हम हाई कमिश्नर शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो राजदूत बनाए गए हैं, संजय कुमार पांडा को जो राजदूत बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं किस देश के राजदूत बनाए गए हैं? ये बनाए गए बेटे तुर्की के राजदूत बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? तुर्की के गए हैं, ठीक है। संजय कुमार पांडा, ठीक है, संजय कुमार पांडा तुर्की से अपन ऐसे याद रखेंगे कि संजय कुमार पांडा, संजय जो है ना उसको मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? पंडा मार रहे हैं। पंडा समझते हो? जो पंडा होते हैं ना, जो वहां पर इलाहाबाद वगैरह में, प्रयागराज में बैठे रहते हैं, जो पूजा कराते हैं। संजय कुमार पांडा, क्योंकि एक जो पंडा थे ना वो संजय को मारने के लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि संजय ने उन जो पांडा थे ना उनकी जो कलम थी जिससे वो कहीं ना कहीं कथा पर ऐसे कुछ लिख रहे थे या जो भी है, तो उसने तोड़ की, वो तोड़ के भाग गया। कौन भाग गया तोड़ के? संजय तोड़ के भाग गया। तो संजय ने पांडा की कलम तोड़ दी, ठीक है, कलम तोड़ दी, पेन तोड़ दी तुर्की, और पेन तोड़ के संजय भाग गया। तो संजय को मारने के लिए उसके पीछे कौन पड़ गए बच्चों? पांडा, संजय कुमार पांडा। तो क्या नाम याद रखोगे आप? संजय कुमार पांडा। तो संजय कुमार पांडा जो हैं अभी हाल ही में तुर्की के, कहाँ के? तुर्की के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो मेन है कनेक्टिविटी रखो, 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आपको जब नाम दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, आप आराम से टिक कर दोगे। क्वेश्चन को देख के आपको याद आएगा कि संजय कुमार पांडा, संजय को मारने के लिए जो पांडा जी भाग रहे थे पीछे, क्योंकि उन्होंने कलम को तोड़ के भाग रहे थे वो कलम को, ठीक है, या उनके पेन को तोड़ के भाग रहे थे। तो 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार पांडा को तुर्की का राजदूत नियुक्त किया। तुर्की की राजधानी अंकारा है। वर्तमान में रेसप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। रेसप तैयब एर्दोगन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विप्रो के नए महानिदेशक
ठीक है, विप्रो के नए महानिदेशक। तो भाई इसमें लिखा हुआ है 4 मार्च 2020 को सिंगापुर के डेरेन टैंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक बने हैं और इस पद पर वह ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गुर्री का सितंबर में। तो देखिए इसमें भाई जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, इसमें ये जो फैक्ट है ये कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन अपन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये आपका इंसान से ही गलती होती है, तो हमारा जो टाइपिस्ट है उससे थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ। इसमें लिखा है कि 4 मार्च 2020 को सिंगापुर के डेरेन टैंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके महानिदेशक बने हैं, ठीक है। तो इसमें विपो, हाँ विपो बोलेंगे, विप्रो ने विपो, हाँ सही है, WIPO, विपो, वो सही लिखा था, मैंने उसको विप्रो समझा, विप्रो एक अलग कंपनी है आपको पता है। तो विपो के नए महानिदेशक बने हैं और विपो की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं। नाम क्या है? डेरेन टैंग। क्या नाम लिखा हुआ है? डेरेन टैंग बने हुए हैं, डेरेन टैंग, डेरेन टैंग से याद रखेंगे। तो भाई डेरेन टैंग से अपन कैसे याद रखें? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पावर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1967 में, ठीक है, 1967 में, और शायद 14 जुलाई 1967, और आप अपने हिसाब से बुक से कंसल्ट कर लेना, पर मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि 1965 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक, और 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की थी। मैंने डेट भी आपको बता दिया, आप देख लेना, बुक में देख लेना, अपने हिसाब से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। तो विपो के जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? डेरेन टैंग। विपो से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल तो लिखा आएगा, विपो अकेला नहीं आएगा शॉर्ट में, और विपो भी आ जाए तो समझ लेना, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पावर जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख बने हैं, तो वो बने हैं डेरेन टैंग। डेरेन देखो, इंटेलेक्चुअल से यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, जो बेवकूफ है उनसे ना डरें, जो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे जरूर डरें। नाम क्या लिखा हुआ है? डेरेन। तो सोचें, हमें किसी बुजुर्ग ने हमें ऐसी एडवाइस दी है कि देखो बच्चों, आप जो इंटेलिजेंट है उन व्यक्तियों से जरूर डरें, बहुत ज्यादा डरें, नहीं डरेंगे तो तुम्हें टांग दिए जाएंगे, उल्टा टांग दिया जाएगा तुम्हें। तुम कैसे टांग जाओगे? कि वो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो अपन को याद रखना, डेरेन टैंग अभी हाल ही में विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आपको याद रखना, डेरेन टैंग याद रखना है। क्या याद रखना है? डरेन यानी डरें, जो इंटेलेक्चुअल है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उस व्यक्ति से डरें, क्योंकि इसको बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा के अध्यक्ष बने। और जब किसी संगठन के कोई प्रमुख बनते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। जैसे आपका जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास है, डेविड मालपास। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। तो डेविड मालपास हैं विश्व बैंक के प्रमुख। ऐसे ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? वो हैं डेरेन टैंग, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कैसे याद करा। विश्व बैंक विश्व का बैंक, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो विश्व बैंक से मैंने कैसे याद कर लिया? भैया विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में तो बहुत पैसा होगा। तो भैया हमारा कोई दोस्त है वो विश्व बैंक का प्रमुख बन गया, तो मैंने उससे बोला यार डेविड, उसका नाम था डेविड, यार डेविड थोड़ा बहुत माल पास कर दिया कर यार, इधर अपने अकाउंट में बहुत पैसा आता है तेरे पास, डेविड यार माल पास कर दिया कर यार थोड़ा बहुत, यार इतना गिनता है, इतना हिसाब रखता है डेविड माल पास। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इसको याद करा दिया। इसका भी एक सेशन रखेंगे कि जो विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनके जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो अपन याद करेंगे भाई अच्छे से, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको याद, कनेक्टिविटी से हर एक नाम याद हो सकता है, पक्की बात है। 4 ऑप्शन देख के, क्वेश्चन देख के आपको आंसर याद आएगा।
अभी आप पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन से पढ़ लो, लास्ट में 15 क्वेश्चन की सीरीज आएगी इसी में ही, तो आप खुद देखोगे कि आपको कैसे आंसर हाल की हाल याद आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक का आपको याद हो जाएगा जहाँ तक आप प्रैक्टिस करोगे। देखो इसमें लिखा है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, और ऊपर मैंने बता दिया था, इस पद पर वे ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गुर्री का स्थान लेंगे। 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब उनका स्थान कौन लेंगे? फ्रांसिस गुर्री को अब छोड़ो, अब याद रखेंगे डेरेन टैंग। ठीक है, देखें यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो देखो ये जो प्रधानमंत्री बनते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी अपन को याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यूक्रेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों, वो बने हैं डेनिस सिमहल। लिखा हुआ है देखो 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च को 4 मार्च 2020 को डेनिस सिमहल यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ठीक है, इससे पूर्व वह इवानो फ्रैंकिविस्को ओब्लास्ट के गवर्नर थे और इस पद पर उन्होंने ओलेक्सी होंचारुक का स्थान लिया है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जिन चीजों को पढ़ें, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजें अपन पढ़े ना, तो पढ़ने के साथ साथ उनको अपने हिसाब से रिकॉल जरूर करने की कोशिश करें। हर जगह केवल देखने पर विश्वास ना करें। जैसे मैंने अभी 14 जुलाई 1967 लिखा, मैंने नीचे देखा ही नहीं 67 लिखा हुआ था, क्योंकि यूज करो ना, अपनी बुद्धि का यूज करो कि हाँ हमारे दिमाग में कहाँ पड़ा हुआ है, अपन उसको दिमाग में लेके आए। समझ रहे हो? वो बात अलग है, लिखा है चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बिना देखे किसी चीज को पढ़ के रिकॉल, अगर आपने उसको पढ़ा है, याद किया है, तो रिकॉल जरूर किया करें। क्या होगा? गलत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। अगर गलत होगा तो हम उसको देखेंगे, दोबारा सुधार करेंगे, नेक्स्ट टाइम गलत होने का कोई चांस नहीं है ना। अब देखें यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं बच्चे, वो कौन बने हैं? डेनिस सिमहल। क्या बने हैं? सिमहल। सिमहल 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 को बोलेंगे भैया संभल संभल संभल। दिनेश, हे दिनेश, दिनेश, गुड। समझ रहे हो? हिंदुस्तान में कोई नाम हो तो दिनेश, और अंग्रेजों में कोई नाम हो तो डेनिस। ठीक है, अंग्रेजों में डेनिस और हिंदुस्तानियों में दिनेश। देखें तो डेनिस संभल, तो यूक्रेन, क्या लिखा हुआ है? यूक्रेन। तो देखो मैं इसको कैसे बताऊंगा आपको, इसको बताऊंगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन बताऊंगा। यू यानी तुम, क्रेन, एक क्रेन पे जा रहे हो। ठीक है, यूक्रेन। अब दिनेश क्या कर रहे हैं? दिनेश क्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी दिनेश को आप जानते हो मेमोराइज कर लो। बहुत सारे दिनेश को मैं जानता हूं, लेकिन एक दिनेश अंकल है मेरे, मैं उनको मेमोराइज कर रहा हूं। मैं उनको देख रहा हूं कि वो क्रेन पे चढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सोचने में, क्रेन पे चढ़ रहे हैं। तो उनकी जो माँ है वो उनको आवाज दे रही हैं, ए दिनेश संभल संभल के जाना बेटा, संभल संभल के जाना। तो डेनिस सिमहल, डेनिस सिमहल, 2-4 बार नाम बोल दो यार, पक्के में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। क्योंकि ये नाम होते हैं अटपटे और इनको बनाना पड़ता है चटपटे, तभी वो अपन को याद होते हैं। ठीक है, तो डेनिस सिमहल, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। थोड़ा पढ़ रहे हो ना, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ो, याद करके चलो कि ये कम से कम इतना याद रहे। अपन को कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना याद करके, पर इतना याद रह जाए कि पेपर के अंदर जब कोई क्वेश्चन बने तो हम उसका आंसर दे पाए, बस एग्जाम तक याद रह जाए। बाकी का हमें कोई दिक्कत नहीं है कि 1 साल बाद भूल रहे हैं कि 2 साल बाद भूल रहे हैं, भूलें तो भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर तक तो याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस सिमहल, अपन को याद रखना है, याद रख लोगे। यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, ओलेक्सा होंचारुक का वो स्थान लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जरूर याद रखो। ठीक, हाँ जी, जोगिंदर सैनी, क्या नाम लिखा हुआ है? जोगिंदर सैनी। ये शायद आपने कल भी इससे पहले जो वीडियो थी उसको आपने पढ़ लिया था, ये दोबारा रिपीट हो गया फैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप याद कर चुके हो। जोगिंदर सैनी जो थे 1 मार्च 2020 को अनुभवी एथलेटिक्स कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जोगिंदर सैनी का निधन हो गया। 1970 से 1990 के दशक के मध्य कई वर्षों तक एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच रहे हैं। जोगिंदर सैनी को इससे पहले वाली वीडियो में मैंने
बता दिया है, पढ़ लिया है हमने जोगिंदर सैनी को, इसलिए हमें अच्छे से याद है। और जोगिंदर सैनी कौन थे? जोगिंदर सैनी जो थे एक अनुभवी एथलेटिक्स कोच थे। कौन थे? अनुभवी एथलेटिक्स कोच। खुल्लर जो याद करे थे हमने कल, जो खुल्लर थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे। इससे पहले वाली जो वीडियो है 3rd नंबर का जो लेक्चर है उसमें खुल्लर थे। खुल्लर जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे। तो जोगिंदर सिंह सैनी जो थे अनुभवी एथलेटिक कोच, ठीक है, जोगिंदर, ठीक है, जोगिंदर जो है, जोगिंदर यहाँ क्या करते थे? जोगिंग करते थे अंदर। जोगिंदर जोगिंग करते थे अंदर, घर के अंदर जोगिंग करते रहते थे, अपने घर के अंदर छत पर जोगिंग करते रहते थे। और जोगिंग करते करते वो कौन बन गए? बहुत अच्छे एथलीट बन गए, ठीक है। तो अपन को याद रखना है जोगिंदर सिंह सैनी दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं भाई, ठीक है। 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व उन्हें दिल्ली में हिंसा के बाद केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली का स्पेशल पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक रहेगा। इस पद पर उन्होंने अमूल्य पटनायक का स्थान लिया है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, ठीक है, पुलिस कमिश्नर या आयुक्त जो बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं श्रीवास्तव। देखो लिखा हुआ है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को अपन को याद रखना है। एसएन श्रीवास्तव, एसएन श्रीवास्तव ऐसे हैं श्रीवास्तव, ठीक है। तो कमिश्नर ऐसे हैं, वास्तव में ऐसे हैं, और वास्तव में ऐसे हैं कि वो सबसे घुल मिल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पर रास्ते में टकरा जाएं तो बोलते हैं, उन्हें कोई घमंड नहीं है, ऐसे ही है, सिर्फ वास्तव में ऐसे हैं, बिल्कुल वास्तव में ऐसे हैं। कभी मन करा तो सड़क पर बैठकर गरीब के साथ में भोजन भी करने लग जाते हैं, वास्तव में, अरे वास्तव में ऐसे ही हैं श्रीवास्तव, ठीक है। तो श्रीवास्तव साहब को याद रखेंगे, कमिश्नर, ठीक है, श्रीवास्तव, एनएस श्रीवास्तव जो हैं कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए हैं दिल्ली में। अभिषेक सिंह 27 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक सिंह, ठीक है, अभिषेक सिंह को वेनेजुएला, एक देश है बेटा वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है कराकस, पढ़ लेते हैं अपन पहले। वेनेजुएला में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनेगा। वर्तमान में वह काबुल अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ और मिशन के रूप में कार्यरत हैं। और वर्तमान में निकोलस माडुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? निकोलस माडुरो। तो भैया सीधी सी बात है कि वेनेजुएला की जो कैपिटल है, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, ठीक है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो क्या है? कराकस। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, ठीक है। अब देखो, और करेंसी इसकी वोलीवर इसकी करेंसी थी, है ना, पेड्रो करेंसी हो गई है अब इसकी। पहले बोलीवर करेंसी थी, बोलीवर हमने अच्छे से याद करा था, बढ़िया से याद करा था, और पेड्रो करेंसी इसकी हो गई है, इसकी वेनेजुएला की, ठीक है, पेड्रो। इसकी आर्थिक स्थिति शायद ठीक नहीं थी तो उस समय इसने करेंसी को चेंज किया था, तो पेड्रो करेंसी है। बोलीवर शब्द भी इस्तेमाल होता है, बोलीवर भी इसकी करेंसी। देखो कैसे कैसे शब्द, ये मेरे पास सामने कहीं लिखा नहीं है, मैं उसको देख देख के बोल रहा हूँ, दिमाग में लिखा है, दिमाग में पड़ा हुआ है, और ये मुझे याद है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे स्टूडेंट को याद होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट हाल के हाल उस चीज़ को बता सके, समझ रहे हो। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके दिमाग में चीज़ रहती है। टीचर को कोई चीज़ याद है, बड़ी बात नहीं है, टीचर के स्टूडेंट को कोई चीज़ याद हो उसमें बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट की सफलता में ही एक टीचर की सफलता होती है भाई। अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, अभिषेक सिंह है और वेनेजुएला में भारत के राष्ट्रपति। अब वेनेजुएला को समझ लो कि वेनेजुएला है क्या। वेनेजुएला एक देश है, हालांकि जहाँ तक है वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जिसकी कैपिटल है कराकस, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आता है। इसमें अगर देखा जाए तो वेनेजुएला से अपन ऐसे याद रखेंगे, वेनेजुएला यानी कि बहन है, हमारी बहन है, वो पेड्रो यानी पेड़ पर बैठी है, और पेड़ पर बहन जो है ना वो झूला को कस रही है, झूला की रस्सी बांध रही है, क्योंकि अपन को पेड़ पे जो झूला है ना उस पर झूलना है ना, और अपन बहन से कह रहे हैं बहन इसको कर्रा कस,
क्या बोल रहे हैं उससे, इसको कराकस, इसको रस्सी ऐसे खींच के देखी तो थोड़ी ढीली थी। हमने बहन से बोला बहन इसको कराकस, तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो क्या है, कराकस। ठीक है, अब वो काय पे बैठी थी, पेड़ पर बैठी थी, पेड्रो। क्या याद आता है, पेड्रो। अपने आप शब्द याद आते हैं अपने आप, बस थोड़ा सा अभ्यास से सब कुछ संभव है। पेड्रो, ठीक है, पेड्रो, तो पेड़ पर बैठी हुई थी तो पेड्रो याद आता है। एक और इसमें कहीं ना कहीं बोलीवर पहले करेंसी इस्तेमाल करते थे, तो इसमें जो लेटेस्ट है, जो बाद में अभी अपडेट हुई है, वो पेड्रो करेंसी है, और आप अपने स्तर पर उसको देख लेना। वेनेजुएला की कैपिटल जो है वो क्या है, कराकस। अब वेनेजुएला के जो अभी राजदूत बने हैं उनका नाम है बच्चों अभिषेक सिंह। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक। अभिषेक का मतलब अभी से एक, अभी केवल सिर्फ एक बंदा झूलेगा, ध्यान रखना। अभी एक बंदा झूल के देख लो, उसके बाद में 2 का वजन देखेंगे अपन, तब जाके वो पेड़ से नीचे उतरेंगे। ठीक है, तो अभिषेक का मतलब ये है, अभिषेक, अभी से एक, ठीक है, अभी से केवल एक बंदा झूलेगा, ध्यान रखना। सारे के सारे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन झूला कर रही है, तो एक भाई ने ऐसे करके देखा थोड़ा ढीला, बहन ने उसको कराकस, तो याद हो गई कैपिटल कराकस। तो बोला है बहन ऊपर से कह रही चलो अभी से एक काम करो, अभी अभिषेक, अभी एक, अभी केवल एक बंदा बैठ के देख लो, बैठ के देख लो थोड़ा सा मैंने सही बांधा है कि नहीं बांधा, तो 2 मत बैठना, नहीं तो वजन से नीचे आ जाए। अभिषेक, अभिषेक, ठीक है, तो अभिषेक को अपन को याद रखना है। या उस झूले पर सबसे पहले कौन बैठेगा, अभिषेक, और जो अभिषेक होगा, जिसका नाम अभिषेक होगा, वो बहुत जल्दी इस चीज को याद कर लेगा। तो अभिषेक यानी सिस्टर बोल रही है अभी से केवल एक, थोड़ा सा अलग चेंज करके याद करो, है ना। तो अभिषेक सिंह बने हैं वेनेजुएला के, और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस माडुरो। क्या नाम लिखा है, निकोलस माडुरो। कहानी सुन लो, अब झूल रहे थे, बढ़िया घर का बगीचा था, पड़ोस में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिनसे हमारे परिवार वालों को बड़ी एलर्जी होती है। तो भैया एक पड़ोसी दोस्त जो है ना वो आ गया घर में, माँ ने देखा उसे, भाई तू फिर आ गया, निकोलस माडुरो, यानी कि वो हल्का, निकोलस यानी हल्का निकल गया घर में से। माडुरो का मतलब माँ से डरो, वो इतना माँ से डरा, इतना माँ से डरा कि हल्का निकल के भाग गया, निकोलस माडुरो। तो निकोलस माडुरो जो शब्द दिख रहा है आपको, निकोलस माडुरो जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अब सोचो आप, वेनेजुएला से हमने 3-4 चीजें याद कर ली ना, वेनेजुएला की कैपिटल कराकस, करेंसी पेड्रो या बोलीवर, और वेनेजुएला के जो राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं, अभिषेक बने हैं। अब बाद में चेंज हो जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अपना रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है, आएगा नहीं आएगा बात की बात है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अपना अच्छे से पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, आपकी मेहनत है और ईश्वर आपकी मेहनत के हिसाब से आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं। पर मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी ऊपर से देख रहे हैं कि यार जब वो अपनी मेहनत देखेंगे ना तो उनको भी लगेगा यार चल यार चल ठीक है छोड़, तू ले ले यार नौकरी, यार बहुत हो गया, तू बहुत मेहनत करता है, कोई नहीं देखता तो मैं तो देखता हूँ। कहने का मतलब यह है कि आप नामों को याद रखें और पॉजिटिव रहें। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे तो पक्के में याद होगा, और जरा भी निगेटिव हो गया यार होगा नहीं होगा ये वो, तो समझ लो गए। प्लस माइनस 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 को प्लस करना है अपन को। ठीक है, निकोलस माडुरो भी नाम याद कर लेंगे। मैंने आपको दोनों तीनों चीजें बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। वैसे उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, सब जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, पढ़ लेते हैं। 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना डाला। गैरसैंण, क्या नाम लिखा हुआ है, गैरसैंण, क्या नाम लिखा हुआ है, गैरसैंण। ठीक है, यह घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किए जाने के दौरान की थी। गैरसैंण उत्तराखंड के पामीर के नाम से जाना जाती है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, दुधाटाली पहाड़ी पर स्थित है। उत्तराखंड में राजभवन देहरादून और नैनीताल में है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, इतना तो पता ही होगा अपन को। उत्तराखंड देश का 5वां राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। 5वां राज्य, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, शिमला, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर, समझ रहे हो। और इधर उत्तराखंड भी आ गया। उत्तराखंड के अंदर जो है 2 देहरादून भी हो गई, और एक नाम कौन सा दिख रहा है, गैरसैंण। कैसा है गैरसैंण, क्या लिखा हुआ है, कैसा है गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन क्यों बना दी, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मियों के समय में वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती होंगी,
पहाड़ी क्षेत्र है और बढ़िया वहाँ पर अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हो, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ज़्यादा नहीं तो हम जम्मू कश्मीर से ही समझ लो कि वहाँ पर जम्मू और श्रीनगर कैपिटल है, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ बना देते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला है ना, धर्मशाला। अब शिमला क्या होता है, बर्फबारी होती है, रास्ता बंद हो जाता है, धर्मशाला खुली, धर्मशाला में चले जाओ। श्रीनगर के अंदर जम्मू जम गया है तो श्रीनगर में चले जाओ। तो कहने का मतलब ये बना दिया गया है। तो इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री, सबको पता है। अपन को एक नाम याद रखना है, होता है गैरसैंड, ठीक है। तो गैरसैंड को अपन को थोड़ा सा याद रखना, गैरसैंड। तो गैरसैंड को अपन को थोड़ा सा अनसैंड से याद कर लेना है। क्या याद कर लेना, अनसैंड, ठीक है। अनसैंड शुद्ध देसी भाषा में याद करेंगे अपन, अपनी भाषा में। उत्तराखंड का मतलब ये है कि जब पेपर के अंदर कोई प्रश्न आता है और प्रश्न का जब हमें उत्तर नहीं आता है तो उत्तर को हम बना के लिखते हैं और उस उत्तर में कैसा लिख देते हैं, अंडसंड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अंडसंड। अंडसंड वैसे किसी डिक्शनरी में नहीं दिया गया, लेकिन देसी भाषा में इस्तेमाल करने वाला ही शब्द है, तो अंडसंड लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, गैरसैंड लिख देते हैं, गैरसैंड। तो याद करना इस शब्द को, नया शब्द है, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि भैया गैरसैंड क्या है। तो गैरसैंड जो है वो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। किस राज्य की राजधानी बनाई गई है, उत्तराखंड की राजधानी बनाई गई है। तो याद रख सकते हो आप, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड, गैरसैंड है, ठीक है। यहां तक का क्लियर, आगे बढ़ते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। हालांकि इतने सारे माउंट पढ़े हैं आपने, माउंट मेरापी, ठीक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी है और उसमें विस्फोट हो गया। तो देखिए भाई, 3 मार्च 2020 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी, तो भैया सबसे पहले तो ये कहां पर है, इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। और ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। विस्फोट होने से राख का गुब्बार 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। तो वो सक्रिय ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी की भी अपन बात करें, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, कुछ विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें से लार्वा हमेशा निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं, ज्वालामुखी तो है लेकिन उनमें विस्फोट कभी भी हो सकता है। और विलुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें कभी भी विस्फोट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो क्वेश्चन क्या बना देगा बच्चों कि माउंट मेरापी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये किस जगह से संबंधित, मतलब या किस देश में ये महाद्वीप स्थित है। तो भैया बताओ ये किस देश में महाद्वीप स्थित है। तुम्हारा क्या आंसर होना चाहिए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। तो जकार्ता आपको पता है, तो आपको याद रखना बच्चों, इंडोनेशिया, माउंट मेरापी, माउंट मेरापी। देखो मेरापी शब्द याद करेंगे, मेरापी। मेरापी का मतलब यह है कि 2 बच्चे हैं, एलकेजी में पढ़ते हैं, और उसका एक दोस्त है वो पानी की बोतल लेके नहीं आया, और उसका जो दोस्त है वो इतना अच्छा है कि अपनी पानी की बोतल उसे दे रहा है कि तू नहीं लाया ना, मेरा पी ले, मेरा पानी पी ले यार, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो माउंट मेरापी, तो ये केवल इंडोनेशिया, केवल इंडिया में ऐसा हो सकता है। इंडोनेशिया हालांकि एक अलग देश है जिसकी कैपिटल है जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया से बोले इंडिया में ही ऐसा हो सकता है कि एक लड़का दूसरे लड़के से बोल सकता है ले यार मेरा पानी पी, मेरा पी। लेकिन चाइना वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि चाइना वाला डर के मारे बोलेगा भैया इसको कोरोना वोरोना होगा, बीमारी होगी, ऐसा वैसा। तो वायरस बैक्टीरिया हम बचपन से ही समझते हैं, तो वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये तो अभी ये बीमारी आ गई, वरना हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, बोलेंगे अब अपन, क्योंकि आगे जाके ऐसा माहौल होने वाला है कि हम किसी से भी खाने पीने की चीज शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि माहौल अब पहले जैसा समय नहीं रहा है। तो माउंट मेरापी यानी मेरा पी यानी मेरा पानी पी, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ले मेरा पानी पी यार, तो ये तो ऐसा ही है। तो इंडिया में ही ऐसा हो सकता है। तो इंडिया से इंडोनेशिया अपन को याद रखना, ध्यान रखना, इंडिया में नहीं है ये। नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ेगी, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में ज्वालामुखी नहीं है, कहां पर है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो जहां तक उम्मीद है। 29वां जीडी बिरला पुरस्कार, बहुत अच्छा फैक्ट है। मार्च 2020 में बिरला, जीडी बिरला फाउंडेशन है, ठीक है, जीडी बिरला फाउंडेशन जो है
वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 2019 का 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर रूप मलिक, ठीक है, रूप मलिक को प्रदान किए जाने की घोषणा की है। प्रोफेसर रूप मलिक का जन्म इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी बच्चों 1991 में, 1991 में, ठीक है। और वर्ष 2018 का 28वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर राजीव के वार्षेन को दिया गया था। तो अब आपको नया अपडेट कर लेना है और याद रखना है कि 29वां जीडी बिरला पुरस्कार है, 29वां जीडी पुरस्कार जो 2019 का, ठीक है, 2019 में 29वां जो पुरस्कार है, 2020 में 2019 में अच्छे कार्य के लिए 2020 में पुरस्कार दिया गया है। तो अपन को याद रखना है कि अभी हाल ही में 29वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए रूप मलिक। और जीडी बिरला क्या लिखा हुआ है, जीडी बिरला, जीडी। तो जीडी बिरला को देखो जीडी से याद करेंगे, जीडी बिरला, ठीक है। तो सोचे एक आरक्षक जीडी, जीडी आरक्षक में नौकरी लग गई है एक दोस्त की और वो हमसे क्या मांग रहा है, बिड़ीला, क्या मांग रहा है, बिड़ीला। रूप मलिक, उसका रूप देख के मालिक समझ गए पक्के में बीड़ी पीता होगा। मालिक भी पास में खड़े हुए थे तो मालिक ने बोला चल यार दे दे यार, बेचारा तेरा दोस्त बड़ा मेहनती लग रहा है। मैं तो उसका रूप देख के ही समझ गया था कि पक्के में बीड़ी पीता होगा। तो रूप मलिक, रूप मलिक को याद रखना है जीडी बिरला, क्योंकि जब वो आरक्षक जीडी जो था वो बीड़ी मांग रहा था पीने के लिए, बीड़ी ला, तो भैया उसका रूप देख के ही समझ में आ गया था किसको, मालिक को, कि यार पक्के में बीड़ी मांगेगा। तो पहले ही से मालिक ने निकाल कर रख ली थी, ले इसको दे दे, क्योंकि मेरे को लग भी रहा था। तो जीडी बिरला पुरस्कार, क्योंकि अपन को याद करना है तो बना के ही याद कर लो, ज्यादा सही है। अब ऑप्शन में बेटा ये भी देगा राजीव के वार्षेन, ये ऑप्शन में आएगा, क्योंकि वो पूछेगा 29वां। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट ने 2018 का रट लिया, अच्छे से याद कर लिया है राजीव के वार्षेन, अब वो पेपर में आ गया। अब उसने नया तो पढ़ा ही नहीं है ना, नया याद ही नहीं करा है, उसने पुराना याद कर रखा है, नया याद ही नहीं करा। तो अब वो क्या स्थिति होगी, स्थिति ये होगी कि वो पेपर के अंदर सोचेगा अरे मेरे को पता है यार राजीव के वर्षन मैंने याद करा था, जबकि नया अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होना बहुत जरूरी होता है करंट अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो नाम मैंने आपको बता दिया उसका नाम है रूप मलिक। क्या नाम है, रूप मलिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। तो बच्चों 8 मार्च 2020 को बीबीसी पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया और इस समारोह में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, उसरला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम है, और इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। और सिंधु ने यह उपलब्धि रियो ओलंपिक 2016 में हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली थी, रजत पदक उन्होंने जीता था। तो कहीं ना कहीं अपन याद रखेंगे कि अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है। तो इसमें भी 4 नाम वो दे देगा, लेकिन अपन को याद रखना है पीवी सिंधु को, क्योंकि इसमें ऑप्शन में साइना नेहवाल वगैरह भी आ सकता है, साइना नेहवाल आ सकता है, पीवी सिंधु आ सकता है, और भी 1-2 नाम आ सकते हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हो। तो याद रखना है कि वुमेन्स ऑफ द ईयर जो बीबीसी के द्वारा सम्मानित किया गया जो अवार्ड 2019 का, तो वो हैं पीवी सिंधु। 8 मार्च 2020 को बीबीसी पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया था और सर्वश्रेष्ठ वुमेन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु को चुना गया है, ठीक है। यहां तक का याद रखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बन गए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप दे सकते हैं। जैसा कि टोक्यो मैराथन 2020 एलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो आपको भाई देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बिरहानू लोगीज, बशीर आब्दी, सिसेलेमा, डेजेने डेवेला। तो आपको कुछ याद आएगा उसे जरा टोक्यो, ठीक है। और टोक्यो क्यों, टोक्यो भैया बुरा मत मानियो यार, बिरहानू बिरहानू यानी बुरा नहीं मानो यार, बुरा नहीं मानो। मैं जरा पूछ रहा हूं तेरे से कि भाई तू दौड़ में गया था तो क्या हुआ, बुरा मत मानियो। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, अब कुछ याद आया, कनेक्टिविटी का ये बेनिफिट है कि याद आता है। तो टोक्यो मैराथन 2020 में एलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, बिरहानू लगीज है, बशीर आब्दी है, सिसेलेमा है, डेजेने डेवेला है। तो आपका बच्चों क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा फर्स्ट बिरहानू लोगीज।
आपका क्या आंसर है? बिरहानु लोगीज। समझ में आया ना? तो लेगीज लोगीज कोई दिक्कत नहीं है, बिरहानु बुरा मत मानो, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट, तेज गेंदबाज एक रणजी ट्रॉफी सत्र में सर्वाधिक विकेट 65 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया। विनय कुमार, बी कौशिक, जयदेव उनादकट और उमेश यादव। तो 4 नाम आपको दिख रहे हैं बच्चों के तेज गेंदबाज एक रणजी ट्रॉफी के सत्र में लगभग 65 विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी था उसका नाम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विनय कुमार, बी कौशिक, जयदेव उनादकट, उमेश यादव। तो कुछ याद आएगा कि जब बॉलर बॉल कराने के लिए जा रहा था तो एक गाना बज रहा था, जयदेव 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 जयदेव, है ना, और जयदेव उनादकट, जयदेव उनादों को काट दे जो अच्छा रन बना रहे हैं, उनादकट उनादकट। तो जयदेव उनादकट का जो नाम है हमने कई बार बोला है, सुना है, पढ़ा है, तो स्वाभाविक हम याद कर सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो होगा जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट जो है रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले कीर्तिमान? देखो ऐसे ऐसे अंग्रेजों के नाम हैं जो पढ़ने में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन नामों को अगर थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के हमें याद आता है। आएगा कि नहीं आएगा? कोशिश करोगे तो बिल्कुल आएगा। तो किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों 100 मैचों में, है ना, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो 2020 हो, तो भैया उसको कहीं ना कहीं रॉस टेलर मिलते थे। रोज टेलर भी बोल सकते हैं अपन इसको। देखो एक और शब्द अच्छा दिमाग में से अपने आप निकलता है, माइंड में से, समझ रहे हो? रॉस टेलर बहुत ज्यादा निराश था क्योंकि उसको टेलर मिलते रहते थे, रोज टेलर मिलते थे, रोज टेलर मिलते थे। गुस्से में आकर उसने ऐसा क्रिकेट खेला, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेल डाले उसने। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? रॉस टेलर। रॉस टेलर आपका आंसर है, ठीक। तो आपके मन में भी आंसर आ रहे होंगे, और आ रहे होंगे तो पक्के में ये समझ लो आपको काफी हद तक चीज याद हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया और वह भारत के किस मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी? तो अब जो स्वाभाविक है आपने वो फैक्ट पढ़ लिया था। एक तो 2 फैक्ट उनके बारे में पढ़े थे। एक तो ब्रह्म कुमारीज जो उनका जो फाउंडेशन है उसकी प्रमुख थी, ब्रह्म कुमारीज की। दूसरी वो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत अभियान, स्वस्थ भारत मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन की वो ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी, ठीक है। राजयोगिनी दादी जो थी उनका निधन हो चुका, स्वच्छ भारत मिशन। अगला देखते हैं, एन.एस. विश्वनाथन ने किस पद से इस्तीफा दिया है? सदस्य नीति आयोग, डिप्टी गवर्नर आरबीआई, सदस्य वित्त आयोग या सदस्य रेलवे बोर्ड? तो भैया सीधी सी बात है, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के पद पे थे। कौन से पद पे थे? डिप्टी गवर्नर आरबीआई के पद पर थे, जो उन्होंने विश्वनाथ ने विश्व के अनाथों को ध्यान में रखते हुए अपना पद से इस्तीफा दिया है। तो याद रख सकते हो डिप्टी गवर्नर आरबीआई। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार पांडा किस देश में भारत के अगले राजदूत होंगे? सऊदी अरब है कि तुर्की है कि ईरान है कि इराक है? आएगी कनेक्टिविटी काम में, नाम से ही आएगा कि संजय कुमार पांडा। बोले संजय को मार रहे थे पांडा। संजय को क्यों मार रहे थे पांडा? क्योंकि संजय ने उनका जो पेन वो तोड़ के भाग गया, इसलिए संजय को मारने के ढूंढ लिए थे पांडा। तो अपन को याद रखना है तुर्की याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? अभी तुर्की में राजदूत बने हैं संजय कुमार पांडा, ठीक है। जितना बता रहे हैं पहले उतना तैयार कर लीजिए, और एक फैक्ट से ना जाने कितने सारे क्वेश्चन भी अपन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेन है थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को अपडेट रखो। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रोज आपको एक वीडियो जरूर बनाऊं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं समय मेरे को एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। वैसे मेरे सारे रेगुलर बैच चलते हैं, मुझे वैसे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के वीडियोस आपको दे रहा हूं। तो आप उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। थोड़ा अपने नोट्स भी बनाते जाइए, थोड़ा बहुत लिखते जाइए। और मैं देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये जो पीडीएफ है, इस जो वीडियो की अगर पीडीएफ मिल सकती है तो वो देखूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर होगी तो। अभी नहीं तो बाद में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। अभी तो पीडीएफ में डालूंगा तो आप देख लेना बाद में, ठीक है। तो तुर्की को याद रख लोगे। अगला देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नए बने हैं सिस गुर्री, डेरेन टैंग,
किज जोंग इन, चार्ल्स मेसी। ठीक है, तो इसमें जो नाम दिए हुए हैं डेरेन टैंग, यानी कि आप इंटेलेक्चुअल बंदे जो हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदे जो हैं, उनसे आप डरें, उनसे आप डरें, उनसे डरें, डरें, उनसे डरें। तो डेरेन टैंग अपन को याद रखना है, डेरेन टैंग। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा डरें, नहीं तो वो आपको टांग देंगे, नहीं तो आपको पीछे छोड़ देंगे और वो आगे निकल जाएंगे। तो डेरेन टैंग जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी स्थापना 1967 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डेरेन टैंग। कौन यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो मैंने आपको बताया, जब कहीं का किसी देश का कोई नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है या हमारे भारत में आता है तो बच्चों अपन को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें नाम दिख रहा है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं। पहला ऑप्शन है ओलेक्स होनचारुक, दूसरा है दिमित्रो कुलेवा, तीसरा ऑप्शन है डेनिस सिमहल और वोलोदिमीर जेलेस्की, वोलोदिमीर जेलेस्की। ठीक है, तो चार नाम दिए गए हैं, तो चारों में से एक नाम मिलता जुलता समझ में आ रहा है, डेनिस। दिनेश समल समल के चलना, दिनेश थोड़ा समल समल के चलना, तो डेनिस सिमहल शब्द को याद रखना है। दिनेश समल, दिनेश समल, दिनेश समल समल के चलना, तो दिनेश सिमहल को अपन को याद रखना है, क्योंकि यूक्रेन यानी वो यू यानी तुम यानी क्रेन पे चढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा दिनेश समल के चलना। तो आपका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा डेनिस सिमहल। अनुभवी एथलेटिक्स कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और ये भी डिटेल जो थी आपके उसमें जो थ्योरी दी गई थी उसमें दिया गया था। तो उसमें पहला ऑप्शन है बच्चों 1995, दूसरा ऑप्शन 96, तीसरा 97 और चौथा है 2002। तो आप बता सकते हैं कि 1995, 1996 कि 1997 या 2002 है। तो आपका जो आंसर, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 1997 है। 1997 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोगिंदर जो कि अंदर ही अंदर जॉगिंग करते रहते थे और बहुत अच्छे एथलेटिक कोच बन गए, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किसे दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल, अमूल पटनायक, एनएस श्रीवास्तव, देवेंद्र पाठक। एनएस श्रीवास्तव है तो श्रीवास्तव यार वास्तव में, यार वास्तव में बने हैं, बिल्कुल वास्तव में बने हैं। तो श्रीवास्तव एन श्रीवास्तव जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो एन श्रीवास्तव को आप अच्छे से याद रख लोगे। ठीक है, अगला दिया हुआ है बच्चों, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक सिंह किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें वेनेजुएला दिया गया है, कि ब्राजील है, कि अमेरिका है, कि फ्रांस है। हालांकि ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका का ही देश है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है ब्राजील। तो भैया याद कर सकते हो कि वेनेजुएला है, कि ब्राजील है, कि अमेरिका है, कि फ्रांस है। तो वेनेजुएला, वेन जो थी ना वेनेजुएला को कराकस, वेनेजुएला की कैपिटल हुई कराकस, करेंसी हो गई पेड्रो या बोलीवर, और बहन बोल रही थी अभिषेक, अभी केवल एक बंदा ही इस पर बैठेगा। तो अभिषेक हमने शब्द याद करा था कि अभिषेक जो हैं अभी वेनेजुएला के राजदूत बने हैं। और वेनेजुएला के जब वेनेजुएला जुला रही थी तो एक लड़का था वो निकोलस माडुरो निकल गया, किसको देख के? माँ को देख के डर गया था। तो निकोलस माडुरो, माँ से डरो, और वो निकल गया। ठीक है, निकोलस माडुरो जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा वेनेजुएला। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड की कैपिटल वैसे तो बच्चों देहरादून है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, नैनीताल है, ऊधम सिंह नगर है, गैरसैंडी है, हल्द्वानी है। उत्तराखंड के ही नगर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम बता सकते हैं। तो जब हमें उत्तर नहीं आता तो अंड सैंडी हम लिख देते हैं, अंड सैंडी लिख देते हैं। तो गैरसैंडी जो लिखा हुआ है, गैरसैंडी जो है वो उत्तराखंड के अंदर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा गैरसैंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ या किस देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? चार ऑप्शन दिए हैं कि भैया ग्वाटेमाला, कि इंडोनेशिया, कि कोलंबिया, कि फिलीपींस। तो इनमें से जो चार देश हैं उनके बारे में आपको बताना है। माउंट मेरापी,
मेरा पी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो एक दोस्त अब दूसरे दोस्त को पानी पीने के लिए दे रहा है और पानी की बोतल दे रहा है और उससे कह रहा है तेरे पास पानी पीने की बोतल नहीं है, तो एक काम पर मेरा पी, मेरा पानी पी। ठीक है, तो मेरा पी का संबंध जो है वो किस देश से होगा मेरे बच्चों? ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों इंडोनेशिया। अगला लिखा हुआ है 29वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रोफेसर राजीव के वारसेन, प्रोफेसर संजीव मलांदे, डॉक्टर राजन शंकर नारायण और प्रोफेसर रूप मलिक। ठीक है, तो जो जीडी बिरला पुरस्कार है, मैंने आपको क्या बोला था इससे पहले कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन करेगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको राजीव के वर्षेन का भी मिलेगा। राजीव के वर्षेन जो हैं इन्हें इससे पहले 28वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोफेसर राजीव के वर्षेन, प्रोफेसर संजीव मलांदे, डॉक्टर राजन शंकर नारायण, प्रोफेसर रूप मलिक। तो जीडी बिरला पुरस्कार जो है 29वां अभी 2019 का 2020 में दिया गया है। तो वो किसे दिया गया है? तो जीडी बिरला, आरक्षक जीडी है वो मांग रहा है बिड़ीला। तो रूप मलिक, उसका रूप देख के ही मालिक समझ गए पक्के में बिड़ी मांगेगा। तो रूप मलिक जो हैं, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा 4th आंसर होगा, प्रोफेसर रूप मलिक जो है हमारा आंसर है जीडी बिरला पुरस्कार के विजेता। किसे बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? विनेश फोगाट पहलवान हैं, दूती चंद एथलीट हैं, मैरी कॉम बॉक्सर हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो किसे बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के रूप में चयनित किया गया है? और स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के रूप में चयनित हैं तो वो हैं बच्चों पीवी सिंधु, क्योंकि पीवी सिंधु ने 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील का ही एक शहर है रियो डी जेनेरो, तो वहाँ पर उन्होंने रजत पदक जीता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए, दूसरा उनका जब से लेके अब तक का जो प्रदर्शन है उसको ध्यान में रखते हुए उनको स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया था। किसको चुना गया था? पीवी सिंधु को। ठीक, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अपना ये जो सेशन था आज का वो फिनिश होता है। दूसरा भाई आप लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो रेगुलर बैचेस जो है स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। जो भी ऐप के माध्यम से अपना एक बैच अटेंड करना चाहता है, जैसा कि अभी 2 बैच चल रहे हैं। हमारा एक एमपीपीएससी स्टेनो एसआई के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके का सेशन चल रहा है, जो सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक 1.5 घंटे का बैच है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ऐप पर ज्वाइन कर सकता है। 5 दिन की उसमें डेमो क्लास डली हुई हैं, डेमो एमपी जीके में। तो आप 5 दिन का वो डेमो देखें और उसको देखकर फिर आप उसको परचेज करके आप उसको आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं। पूरी वीडियोस आपकी उसमें बड़ी हुई हैं, जितना भी मैंने क्लास चलाई है। बाकी का ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, तो आप इस नंबर पर भी कहीं ना कहीं अगर कोई डाउट वगैरह कोई प्रॉब्लम हो जैसे, तो या क्वेरीज जो आपकी कुछ सिलेबस करने की हो उस विषय में आप पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी हम एक साइंस का बैच भी चालू करेंगे कुछ समय बाद, जिसमें साइंस ही कराएंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों रहेंगे उसमें विषय। तो साइंस का एक अलग सेशन रखेंगे। अभी हिस्ट्री पॉलिटी का एक अलग सेशन रखा हुआ है और एमपीजीके का अलग रखा हुआ है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो बेटा लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैं देखता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स इसको देखते हैं उतने स्टूडेंट पूरे के पूरे तो लाइक तो नहीं करते, वो थोड़ा देख के निकल लेते हैं। दूसरा, शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखो और उसको देखने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट भी कर लो, जिससे आपको जो चीज़ बताई जा रही है, जिस चीज़ का आपने वीडियो देखा है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हो बेटा, शेयर जरूर कर दो, जिससे कहीं ना कहीं और स्टूडेंट्स का भी भला हो, उनको भी पता चले कि हाँ भाई ये वीडियो है और यहाँ से आपको करंट अफेयर्स का कुछ चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। और भी कुछ धीरे धीरे हम मटेरियल को बढ़ाएंगे। अभी तो केवल शुरुआत हुई है, शुरुआत में हम आपको ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, तो आगे जाके और भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।